पहला प्रश्न का उत्तर दो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भैया मुंबई, दिल्ली, दिल्ली में स्थित है बच्चे। जल्दी बताओ। अब प्रश्न बनना चाहिए सबसे। भैया सब ये आपके फोन पर राम जी का लाइव वॉलपेपर है। ऐसा लग रहा है राम जी साक्षात प्रकट हो गए हो। हाँ प्रदीप जी, जब भी फोन प्रश्न क्या भैया? दूसरा प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भैया यहाँ पर डेट नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं है, हमें आंसर ही लगाना है 1950। कब की गई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1950 में किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? तो भैया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ना किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो 124 के, मतलब 124 के तहत। 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना हुआ भैया। हाई कोर्ट की स्थापना हुआ, बच्चे याद रखना एकदम। समझ गया ना? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। चलिए, एकदम अच्छी तरीके से आगे बात। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है, कौन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है, तो उसकी आयु भैया 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। कितना वर्ष? 35 वर्ष। मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब का उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए भैया, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी फटाफट आंसर देना बच्चे, हम कंसेप्ट कर चुके हैं, आंसर सबसे बन जाना चाहिए। देखो कह रहा सर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना भैया, वो 65 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, याद रखना बच्चे। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करता है। जल्दी फटाफट से आंसर दो बच्चे, इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ से अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपसे बनना चाहिए भैया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कौन हटा, मतलब कैसे हटाया जाता है? भैया आप जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए ना भैया संसद में महाभियोग लाया जाता है, और 2/3, किसी भी सदन में लाइए, 2/3 बहुमत से इसे भैया हटाना पड़ता है। फिर राष्ट्रपति की सहमति भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को परामर्शी अधिकार दिया गया है? तो भैया परामर्शी अधिकार दिया गया किस? अनुच्छेद 143। ये राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन बच्चे याद रखना, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन याद रखना बच्चे, यह परामर्श मानने योग्य होगा या नहीं, यह कोई गारंटी नहीं है। मन है तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। क्या? जल्दी बताओ, सब आंसर दे दो भैया, फटाफट आंसर दे दो भैया, फटाफट आंसर दे दो। चलो, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया अपनी रिट का प्रयोग करता है, यह संविधान का संरक्षण करता है। संविधान में कोई दिक्कत आया, यानी क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है, संविधान का संरक्षण करता है, इसीलिए बच्चे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक। सबसे बड़ा न्यायालय क्या? बिल्कुल बच्चे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 2025 अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? भैया अधिकतम न्यायाधीश कितने हो सकते हैं, ये पूछा है बच्चे। देखो, अगर देखो सीधे पूछा जाए अधिकतम न्यायाधीश, तो भैया हमें 34 लगाना है ना, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, तो भैया 34 हो जाएगा ना। अगर अन्य न्यायाधीश पूछता है तो हम भैया 33 लगाते सीधे सीधे। चलिए अगला प्रश्न भैया हाईकोर्ट से प्रश्न। चलिए, प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? भैया प्रत्येक राज्य में किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको मैंने बताया था ना, 214 के तहत प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना की गई है, और प्रत्येक राज्य मिला के कितना हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। लेकिन सबसे पहला हाईकोर्ट पटना, बम्बई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। अपना वाला यानी बिहार वाला 1916 में किया गया, ठीक है बच्चे। आ जाइए, हमने बताया था बच्चे कि हाई कोर्ट के, मतलब हाई कोर्ट के यानी कि जो हमारे बिहार वगैरह में होते हैं, पटना वगैरह में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया फिर से राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? तो भैया आपका होगा सर राष्ट्रपति करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम पद्धति के आधार पर होता है। सिंपल सी बात, इतना ही याद रखना। चलिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किसकी नियुक्ति में लिया जाता है? भैया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ना परामर्श किसकी नियुक्ति में लिया जाता है? तो सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट के जज का, मतलब हाई कोर्ट के जज का जो नियुक्ति होगा ना, उसमें परामर्श लेंगे। बिल्कुल, हाई कोर्ट के जज, जिसको हम यह भी लिख सकते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भैया हाई कोर्ट के न्यायाधीश लिख सकते हैं इसे। क्या? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी फटाफट सबके आंसर आने चाहिए भैया, सही सही। देखो बहुत सारा बच्चा है जो सही सही आंसर दे रहा है एकदम। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति, भैया हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति लेंगे तो 62 वर्ष हो जाएगा सेवानिवृत्ति इस हाई कोर्ट का, ठीक है बच्चे। आ जाइए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भैया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो भैया मतलब कितना था? 35 वर्ष था। भैया हाई कोर्ट में कितने होते हैं? तो हाई कोर्ट में बताओगे भाई 35 वर्ष। जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट पूछ दे, हाई कोर्ट पूछ दे, राष्ट्रपति पूछ दे भैया,
राज्यपाल पूछ दे या उपराष्ट्रपति पूछ दे, ये सब में क्या लगाना है भैया, इस सब में लगाना है 35 वर्ष। क्या लगाना है? 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष आयु होगा तभी ये सब बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बनिएगा। सिंपल सी बात है। अजय, हाई कोर्ट को संविधान का कौन सा अधिकार प्राप्त है भैया? हाई कोर्ट को संविधान का कौन सा अधिकार प्राप्त है? क्या रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? क्या परामर्शी अधिकार प्राप्त है? भैया परामर्शी अधिकार तो प्राप्त नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं रिट जारी करने का अधिकार जरूर प्राप्त है। किस अनुच्छेद तहत? भैया 226 के तहत। और पता है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति होता है इसके पास, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति होता है। तुम कहोगे सर कैसे? तो भैया सुप्रीम कोर्ट ना केवल मौलिक अधिकार में यानी फंडामेंटल राइट में, FR में भैया क्या करता है, ये भैया रिट जारी करता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो FR में भी यानी फंडामेंटल राइट में भी और लीगल राइट में भी, लीगल राइट मतलब कानूनी अधिकार में भी, ये दोनों में करता है। इसीलिए इसका शक्ति भैया, इसके पास शक्ति थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है भैया? भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट बच्चे? कलकत्ता हाईकोर्ट। आपको याद रखना 1862 में बना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट क्षेत्रफल के अनुसार भैया, क्षेत्रफल के अनुसार आप देख लो भैया, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा हाईकोर्ट है राजस्थान हाईकोर्ट। क्या कह दिया? क्षेत्रफल के आधार पर। यही कहता कि जज के आधार बताइए, जज के आधार पर तुम लगाता कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट। भैया जज के आधार पर पूछता तुम इलाहाबाद हाईकोर्ट लगाते, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक जज है। चलिए भैया, भारत का सबसे अधिक न्यायाधीश वाला हाईकोर्ट कौन सा है? भैया न्यायाधीश वाला हाईकोर्ट तो भैया हम इलाहाबाद लगाएंगे ना, बिल्कुल। क्षेत्रफल वाला पूछा था तो हम क्या लगाए थे भैया? राजस्थान वाला लगाए थे, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके पास है भैया? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके पास है? कौन हटा सकता है? आपको सर सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसे CJI कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है बच्चे, ये हटा सकता है इसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाई कोर्ट को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने का भैया? तो हाई कोर्ट करता है 226 और भैया सुप्रीम कोर्ट करता है 32। परामर्श सुप्रीम कोर्ट कौन कहा लेता है भैया? परामर्श लेता है 44। भैया हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद दी गई है? 214 अनुच्छेद में। सिंपल सी बात है, ये सारा आप बना सकते हो, अब तो बना सकते हो जितना कंसेप्ट हमने दे दिया तुम्हें। एक हाई कोर्ट कितने राज्यों के लिए काम कर सकता है भैया? एक से अधिक राज्य के लिए, जितना भी राज्य के लिए करवा लीजिए कर लेगा। लेकिन इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, पता है ना, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम कर सकता है संसद। कौन करता है? संसद। यानी संसद के अनुमोदन पर यह काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी राज्य का महाधिवक्ता किस न्यायालय के समक्ष कार्य करता है भैया? एडवोकेट जनरल जो है किसी भी राज्य का, भैया राज्य पूछ रहा है, किसी भी राज्य का महाधिवक्ता ना हाई कोर्ट में ही काम करता है। और अटॉर्नी जनरल, एजी इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। भैया अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, वो भैया पूरे देश में काम करता है, ठीक है। चलिए, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी भैया? हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुआ था। 3 हाई कोर्ट का मैंने बार बार बताया बच्चे। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे नया हाईकोर्ट कौन है भैया? सबसे नया हाईकोर्ट है तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में भैया, जिस हाईकोर्ट का नाम है अमरावती हाईकोर्ट। क्या नाम है? अमरावती हाईकोर्ट। मैंने बताया ना अमरावती हाईकोर्ट, जो कब बनी है? 2019 बना है भैया, 2019 में, क्योंकि 2019 में ये आंध्र प्रदेश से अलग ही हुआ अमरावती। चलिए अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भैया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है भैया? राष्ट्रपति। किसके तहत? कॉलेजियम पद्धति के तहत। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है भैया? सबसे पुराना उच्च न्यायालय हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में लिखा हुआ है भैया, हम लगा देंगे ऑप्शन डी लगा देंगे। देख रहे हो ना कितना आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं। इन सभी आसान प्रश्न को आप करते हुए चले जाओगे जब एक बार आप कंसेप्ट को जानोगे तब, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण को मौलिक अधिकार दिए गए हैं भैया? बंदी प्रत्यक्षीकरण को अनुच्छेद भैया 32। सिंपल सी बात है भैया, अनुच्छेद 32 में ही ना सुप्रीम कोर्ट क्या देती है भैया? रिट जारी करने का प्रावधान देती है। चलो तो ये हो गया भैया, सारे प्रश्न खत्म हो गए, यानी सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो गया। अब आ गया संघवाद, यानी संघ राज संबंध को हम लोग समझने वाले हैं। किसको समझेंगे? संघ राज संबंध को हम समझने वाले हैं। जल्दी बता दो भैया, यहाँ तक बात समझ में आई आपकी? जल्दी बता देना भैया, एक बार बता दो जल्दी, तब मैं क्लास स्टार्ट करेंगे हम बढ़िया तरीका से। चलो भैया यहाँ तक समझ आ गई? कोई देना, फिर हम कंसेप्ट समझेंगे और कंसेप्ट के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कंसेप्ट
भैया कंसेप्ट हम समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन से करेंगे। जल्दी एक बार डन भैया, दिल दिल भैया, दिल पूरे कमेंट बॉक्स में दिल ही दिल आ जाने चाहिए। जल्दी बता दो दिल ही दिल, जल्दी, तब ना हम समझेंगे कि हाँ तुम लोग हो भैया, दो हो, तुम लोग मेरे साथ हो। क्या जल्दी बता दो भैया, जल्दी बता दो भैया, जल्दी। चलिए तो करते हैं भैया क्लास को स्टार्ट। भैया देखो अब हम डाल दो संघवाद। संघवाद भैया, संघवाद के पहले कंसेप्ट सीखना भैया, कंसेप्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। चलो संघवाद डाल दो हेडिंग संघवाद। भैया ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, लिख लिख के सब बच्चा लिखना है संघवाद। ध्यान सुना संघवाद भैया, संघवाद को सुनना है बढ़िया तरीका से। देखो बच्चे, हम कहते हैं संघवाद होता क्या है भैया, बहुत सारा व्यक्ति कहता है संघवाद होता क्या है। तो संघवाद का ऐसा मतलब है ऐसी शासन प्रणाली। भैया संघवाद मतलब क्या है, ऐसी शासन प्रणाली। ध्यान सुनो भैया, ऐसी शासन प्रणाली जहां की सरकार, जहां भैया जहां सरकार दो जगह चलती है, दो जगह चलती है, दो जगह से चलती है भैया। सबसे पहली बात चलती है, और साथ में कहा जाता है कि दोनों तरह ना सरकार की शक्ति को बांट दिया जाता है। जैसे पहला एक बांट दिया जाता है संघ, यानी बच्चे इसको केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं बच्चे, समझ गए ना। और एक होता है राज्य, यानी जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। इन दोनों के बाद ना भैया, दोनों के पास शक्ति को बांट दिया जाता है। तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संघ शासित, मतलब संघवाद। क्या कहते हैं, संघवाद। अब कहोगे सर, तुम कहोगे सर एक बार बता दीजिए, क्या ऐसी दो चार उदाहरण दीजिए जहां पर संघवाद का उदाहरण हमें देखने को मिलता हो। भैया एक दो उदाहरण दीजिए। बिल्कुल उदाहरण देंगे बच्चे। देखो हमारा प्यारा देश भारत तो पहला उदाहरण हो गया, उदाहरण याद करो भैया। हमारा पहला देश क्या हो गया भैया, भारत हो गया उदाहरण में। भैया भारत हो गया, यूएसए हो गया, यानी कि भैया अमेरिका की बात कर लीजिए, यहाँ पर भी क्या है, संघवाद है बच्चे। हाँ भैया रूस की बात कर लीजिए, यहाँ भी संघवाद है, समझ गए, इत्यादि एटीसी भैया बहुत सारा देश। जैसे मतलब कनाडा का भी बात कर लीजिए, ये सारे देश में क्या है भैया, ये सारे देश में इत्यादि, ये सारे देश में क्या है भैया, संघवाद है। आपको याद रखनी है क्या संघवाद समझ है, यानी ऐसी शासन प्रणाली जहाँ की दो जगह सरकार चलती हो। जैसे हमारी सरकार अभी कितना जगह चलता है, दो जगह से। एक भैया मोदी सरकार केंद्र में बैठे हुए, एक नीतीश सरकार राज्य में बैठा हुआ है। एक मोदी सरकार भैया केंद्र में बैठे हुए हैं, एक राज्य में बैठा हुआ है हमारी नीतीश सरकार। तो जो जगह सरकार चल रही है, इसी को तो हम कहते हैं संघवाद। लेकिन इसी में एक बात आता है भैया, बात आता है, जिस बात से आप मुकर जाइएगा, इसको कहते हैं एकात्मक सरकार। किसे कहते हैं भैया, यहीं पर अगर हम समझ रहे हैं तो एकात्मक सरकार भी क्यों ना समझ ले हम, क्या बिल्कुल। यानी एकात्मक सरकार का मतलब होता है ऐसी शासन प्रणाली भैया, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सरकार केवल एक जगह चलती है, जिसमें सरकार केवल एक जगह चलती है। सरकार केवल कहां से भैया, केवल एक जगह चलती है, एक जगह से चलती है। जैसे आप कह सकते हो बच्चे, जैसे चलती है कहां से, केंद्र से। भैया एक ही जगह होता है, सिंपल सी बात है। क्या आप बता दीजिए सर ऐसा कोई उदाहरण है, अरे बिल्कुल है, उदाहरण का ढेर लगा देंगे तुम्हारे पास भैया, ढेर लगा देंगे। जैसे ब्रिटेन की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए। क्या करोगे भैया, क्या करोगे, इत्यादि बहुत सारा देश है जहां पर क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है। यानी क्या वहां पर ये संघ सरकार राज्य सरकार है, नहीं है, केवल संघ सरकार है, राज्य सरकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चे, समझ गए भैया। क्लास को लाइक कर दो बढ़िया तरीका से। हेलो सर जी, आई एम वेरी लेट भैया, कोई बात नहीं, तुम आ तो गए तुम आ तो गए भैया, तुम आ गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम आ गए ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भैया, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब चलो भैया, अब चलते भैया। देखो ध्यान से, इतना बात समझ आया, इतना बात समझ आया। अब चलो सबसे बड़ी बात समझते हैं, सबसे बड़ी बात भैया, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास क्या आता है, सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि देखो हमारे देश में ना सबसे अधिक शक्ति का भैया, केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन पूछा जाता है भैया, केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के शक्ति का विभाजन। ध्यान सुनना, ये समझ जाओगे भैया, बहुत सारा क्वेश्चन बना हुए शक्ति का विभाजन। देखो बच्चे इसका विभाजन कैसे हो जाता है। अच्छा पहले इसके लक्षण समझ लेते हैं, लक्षण भैया। अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं है, केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन ही समझ लेते, क्या विभाजन ही सबसे पहले समझ लेते हैं भैया, विभाजन, ठीक है। चलो अगर हम केंद्र राज्य शक्ति के विभाजन की बात करें, जो हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है,
कौन सा सूची में भैया? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार में? 3 सूची में या 3 प्रकार से बांटा गया है। आप तीनों सूची का नाम लिख सकते हो बच्चे। सबसे पहला सूची है संघ सूची। क्या है? संघ सूची है। संघ सूची, ध्यान सुनो भैया, मैं जैसे बता रहा हूं ध्यान सुनो भैया। एक है राष्ट्र सूची। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया और भैया ऐसे ही तुम्हें बनाना है एग्जाम में। भैया तीसरा होता है समवर्ती सूची। समझ गए? ये 3 सूची में आपका भैया पूरा नियम कानून लागू हो जाता है। ये पूरा नियम कानून दिया गया है बच्चे पूरा हमारे संविधान में। अच्छा, 3 ये कानून, पहले हम बात करेंगे संघ सूची का, दूसरे बात करेंगे राष्ट्र सूची का, तीसरा बात करेंगे भैया संवर्ती सूची का। अगर हम बच्चे चुपचाप संघ सूची की बात करें तो क्या होगा भैया? संघ सूची ऐसी सूची है, इसमें वर्णित नियम कानून पर, देखो इसमें वर्णित नियम एवं कानून पर, ध्यान सुनना क्या लिख रहे हैं हम, इसमें वर्णित नियम एवं कानून पर, इसमें वर्णित नियम एवं कानून पर भैया, इसमें वर्णित नियम कानून मतलब इसमें वर्णित नियम कानून पर अधिकार किसका है भैया? अधिकार या इस पर नियम कानून कौन बनाएगा भैया? केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, यानी संसद बनाएगी। कौन बनाएगी भैया? संसद बनाएगी। इसमें विषय कितना है भैया? ये भी बात देखना। इसमें जो पहले विषय था ना, इसमें जो पहले विषय था, ये पहले विषय से संख्या थी 97, ये पहले था। अब कितना है? अब वर्तमान में 100 विषय है। 100 विषय है, ये बात याद रखना, ठीक है? अब देखो बच्चों, जब हम 100 विषय देख ही लिए तो कौन कौन विषय वो भी देख लेते हैं। जैसे सेना की बात कर ले, विदेश संबंध का बात कर ले बच्चे, विदेश संबंध का, रक्षा की बात कर ले, ये सब कहाँ आता बच्चे? हमारे यहाँ पर आता। परमाणु की बात कर लीजिए, ये सब कहाँ आता भैया? हमारे संघ सूची में आता है। क्या बात समझ आ रहा है? यानी बच्चे हमारे केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार से किया गया है भैया। पहला प्रकार है संघ सूची। भैया संघ सूची में इसका मतलब है जहां पर नियम एवं कानून केंद्र बनाता है, संघ बनाता है, संसद बनाती है भैया। दूसरा क्या है? दूसरा भैया राष्ट्र सूची। क्या है? राष्ट्र सूची। यहाँ पर नियम एवं कानून कौन बनाएगा भैया? यहाँ पर नियम एवं कानून कौन बनाएगा बच्चे? यहाँ पर नियम कानून राज्य बनाता है, राज्य। और राज्य बनाएगा तो राज्य को क्या कहते हैं भैया? विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल बनाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा भाई बता दो, इसमें पहले कितना विषय था? इसमें पहले विषय था 66। इसमें विषय की संख्या पहले जो था ना भैया विषय, ये विषय पहले था 66, इसमें था विषय। अभी कितना है? अभी 61 विषय है। 61 विषय याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपोर्टेंट है। कौन कौन विषय? ये भी प्रश्न पूछा जाता भैया। कौन कौन विषय? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा कृषि, आपसे पूछेगा जेल खाना, आपसे पूछेगा स्थानीय स्वशासन, जो अभी पढ़ेंगे भैया। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो भैया ये सब कहाँ है? ये सब हमारे राज्य सूची में है। कहां पर है? राष्ट्र सूची में। लेकिन सबसे अंत वाला और हमारा डेंजर है। क्या डेंजर है? तो इसमें नियम कानून कौन बनाता है भैया? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। नियम एवं कानून की बात करें कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। यानी केंद्र भी बनाता है भैया, राज्य भी बनाता है, दोनों मिलकर बनाता है। यही बात तो सबसे डिफिकल्ट है, समझे? इसमें विषय पहले का था भैया, इसमें पहले विषय था 47। अब कितना है? अब है 52 विषय भैया। 52 विषय अभी अभी वर्तमान में 52 विषय है। और सबसे अधिक पूछा जाता है समवर्ती सूची को ही। जैसे आपसे पूछेगा शिक्षा, आपसे पूछेगा वन, आपसे पूछेगा नाप तौल, ये सब कहाँ है? ये सब भैया समवर्ती सूची में है। ये बात आपको कंप्लीट हो गया, समझे? माय फेवरेट गुरुजी भैया शीत सर जी, एकदम बच्चे एकदम। तुम पढ़ लो भैया, पढ़ लो, तब फेवरेट करना। मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा ना संविधान, ऐसे धुआं धुआं उड़ा दोगे बच्चे। जेल खाना क्या होता है भैया? जेल में सब जब अपराध करते हो जेल ले जाता है ना बच्चे, उसको जेल खाना कहते हैं। हाँ, उसका कहते हैं भैया, उसको कहते हैं जेल खाना, कहते हैं जेल खाना भैया। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ी सी इतनी बात। अब क्या है भैया? अब ये बात बच्चे याद रखना, ठीक है? चलिए अब क्या है? अब देखो, 2 राज्य में जब लड़ाइयां होती है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए भैया अंतरराष्ट्रीय परिषद होता है। ये सब बात हम जान लेंगे। पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आया भैया? यहाँ तक बात समझ में आया? अरे बोलो एक बार, हाँ बोल दो। चलो यहाँ तक बात समझ आ गई तो चलो थोड़ा पीडीएफ को हम देखते हैं। चलो देखो यहाँ पर ही समझते हैं। देखो इधर स्टेट है, यानी स्टेट मतलब राज्य,
और इधर क्या है भैया, केंद्र है, यानी नेशन मतलब केंद्र है, यानी दोनों का संबंध हम देखने वाले हैं बच्चे। यानी संघवाद पहला टॉपिक आया, एक ऐसी समाज प्रणाली जिसमें सत्ता एक केंद्रीय सरकार था, उसकी घटक प्रांत या राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है। यानी दो जगह सरकार चलेगा, एक केंद्र से चलेगा और एक कहां चलेगा भैया, राज्य से चलेगा। सिंपल सी बात है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से होती काम करती है और अपने मामले में साझा जिम्मेवारी भी निभाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ये हो गया संघवाद का परिभाषा। अब क्या भैया, अब संघीय व्यवस्था के 3 प्रमुख लक्षण। अच्छा यहीं पर डिस्कशन कर लेते भैया, ये डिस्कशन नहीं किए थे, थोड़ा सा कर लेते भैया, थोड़ा सा कर लेते, ठीक है, थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगर हम बताएंगे बच्चे, अगर हम कहेंगे कि सर हमारे देश में संघीय संघ व्यवस्था है या नहीं है, तुम कहोगे सर हमारे देश में है, यानी हमारे भारत देश में क्या है, संघीय व्यवस्था है। तो हम कहेंगे सर संघीय व्यवस्था है हमारे भारत देश में, तो कोई प्रमाण दो। अरे प्रमाण मांगेंगे ना जी तुमसे, तुम पढ़ लिए हो ना सीट सर से, तो प्रमाण मांगेंगे ना, तो भैया जी सर प्रमाण देंगे। सबसे पहला प्रमाण है भैया कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। यानी सबसे सर्वोच्च किसे माना जाता है भैया, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान को सबसे सर्वोच्च माना जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में बच्चों यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट शक्ति का विभाजन है भैया, केंद्र और राज्य के बीच क्या है, स्पष्ट शक्ति का विभाजन है, स्पष्ट शक्ति का विभाजन है भैया, स्पष्ट शक्ति का विभाजन है। सब जानता है इस बात को, अभी मैंने बताया भैया 7वीं सूची में 3 सूची में भैया, सही बात है। तीसरा बात क्या है भैया, निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका किसी का नहीं सुनती है जब वो न्याय करने लगती है, तो निष्पक्ष न्यायपालिका है, आप सभी को पता है। ये 3 प्रमाण आपको इसलिए दे रहे हैं प्रमाण कि भारत क्या है, भारत एक संघीय संघ है। भारत एक क्या भैया, भारत एक संघ है, यानी यूनियन है, यूनियन, यानी इसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं, यूनियन है, यानी इसी क्या कहते हैं भैया, संघीय व्यवस्था कहते हैं। बोलो है नहीं भैया, धुआं कर दोगे तुम। अब प्रश्न की बारी आ रही है भैया, थोड़ा पढ़ लेते फिर प्रश्न की ओर चलेंगे भैया, थोड़ा पढ़ लेते फिर प्रश्न की ओर चलेंगे। देखो भैया, राज्य का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। क्या भैया, संघीय व्यवस्था के 3 प्रमुख लक्षण जो सविस्तार लिखित है और ताकि केंद्र और प्रांत के बीच अधिक शक्ति स्पष्ट हो। भैया शक्ति पूरा स्पष्ट, सही बात है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, बहुत अच्छी बात है। अर्थात बड़े या राष्ट्रीय स्तर की शक्ति मतलब शक्तियां होती है, विषय वो केंद्र के पास होता है, और छोटे या स्थानीय विषय महत्व के होते हैं, वो विषय प्रांत के पास होता है। कुछ विषय पर दोनों साथ मिलकर काम भी करती है। तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो केंद्र और प्रांतों के बीच संवैधानिक विवादों का निपटारा करती है। ये बात आपको याद है। अच्छा, कुछ बात बता सकते हो सर, विश्व में छोटे छोटे देश एकात्म व्यवस्था में जीता है। एकात्म व्यवस्था मतलब जहां पर एक ही प्रकार शासन प्रणाली होगा। आपको पता है भैया, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, बहुत सारा उदाहरण मैंने आपको दिया है यहाँ बच्चे। जैसे बताइए, संघनात्मक व्यवस्था उन देशों में होती है जहां पर बहुत विशाल है, जैसे रूस हो गया, सोवियत संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब हो गया इत्यादि, देख लीजिए। चलो, एक शब्द है परिसंघ। देखो परिसंघ का मतलब क्या होता है कि जो देश, हमारे यहाँ क्या है, देखो हमारे यहाँ संघ क्यों है, ध्यान सुना बच्चे, हमारे यहाँ संघ इसीलिए है क्योंकि हमारा राज्य कभी भी देश से अलग नहीं हो सकता, लेकिन परिसंघ में राज्य देश से अलग हो सकता है। जैसे देखो, परिसंघ की बात करते तो परिसंघ को अनेक संप्रभुत्व संपन्न राज्यों का, भैया राज्य के पास भी अपनी शक्ति है, शिथिल संघ आ जाता है। इसके सदस्य स्वतंत्र व प्रभुत्वशाली होता है। प्रत्येक राज्य अपनी विदेश नीति बनाता है, सेना रखता है, मुद्दा रखता है, सब चीज रखता है। इसी को परिसंघ कहते हैं। और कोई भी राज्य जब चाहे ना परिसंघ को छोड़ सकता है, लेकिन क्या हमारे देश में कोई राज्य छोड़ सकता है? नहीं, समझ गए? बिल्कुल नहीं बच्चे। देखो संघ वही बताया ना, यानी संघ हमारे देश में है, यानी भारत संघ शासन में प्रांत होते हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त होती है, लेकिन प्रांतों को अपने विदेश संबंध बनाए रखने या अपनी सेना का मुद्दा रखने का भैया संघ को छोड़ने का अधिकार नहीं है। समझ गए ना? बिल्कुल, तो ये संघ है और ये परिसंघ है। भैया ये समझ दिएगा बच्चे।
आपको मैंने बताया था बच्चे, जब आपातकाल चल रही थी तो मैंने बताया था ना, आपातकाल में संघ के पास अधिक शक्ति होता है। यानी संविधान के उपबंधों द्वारा औपचारिक यानी नियम कानून के अनुसार से स्थापित भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप प्रादेशिक और यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था है, यानी केंद्र है राज्य है। भारतीय संघवाद जो है केंद्र की ओर झुका हुआ है, अर्थात निसंदेह केंद्र शासित, केंद्र शक्तिशाली है, जिसको अपशिष्ट शक्ति भी कहते हैं। और भारत की संघीय व्यवस्था इस अर्थ में सहकारी है कि समान हितों के लिए केंद्र और राज्य के पास शक्ति समान होता है। भैया ये बात सही है, ये बात सही है ना बच्चे, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये क्या हो गया भैया, अरे देखो यहाँ पर कौन बैठा हुआ, देखो मच्छर, देखा भैया, मच्छर भी कभी कभी हमारे यहाँ पढ़ने आ जाते हैं, कहते सर हम भी पढ़ेंगे। मैंने कहा आ जाओ भैया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पढ़ लो। देखो भारतीय संविधान में संघवाद यानी भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होता है। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है, हम जानते भी है कि हमारा संविधान जो है वो हमारा संविधान कहता है कि शासन व्यवस्था दो जगह चलेगी, एक केंद्र से चलेगा, एक राज्य से चलेगा, और चलता भी है वैसे ही भैया, चलता भी है, आप पता है ना भैया, चलता भी है भाई, चलता भी है। चलो तो ये अनुच्छेद 1 और 2 तो हम पढ़ाए हुए बच्चे आपको, चलिए आ जाइए भैया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन आप जानते हो ना भैया, शक्ति का विभाजन इस प्रकार किया गया है, देखो है ना, शक्ति का विभाजन भैया, शक्ति का विभाजन देखो 3 है, यानी संघ सूची में कौन आता है, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार कौन, संसद। राष्ट्र सूची में कौन बनाता है भैया, राज्य सरकार बनाता है, कौन, विधानमंडल। संवर्ग सूची में कौन बनाता है भैया, केंद्र और राज्य दोनों बनाता है, यानी दोनों सरकार बनाती है। बताओ इसमें पहले विषय कितना था, 97, अब कितना है 100। इसमें पहले विषय 66, अब कितना है 61। इसमें पहले विषय कितना था 47, अब कितना है 52 विषय। देख रहे हो ना भैया, कितना आसान तरीका से मैंने आपको बताया था भैया, मैंने जो बता दिया बच्चे वो याद रखो। जैसे संघ सूची की विषय की बात करो, ये संघ सूची है, ये राष्ट्र सूची है, ये संवर्ग सूची है, इतना इतना विषय। सेना, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामला, रेलवे, वायुसेना, बैंकिंग सब केंद्र का होता है। कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, भूमि, ये सब क्या है, किसका है, हमारे राज्य सरकार का है, समझे। और ये शिक्षा, वन, नापतोल, गोद लेना भैया, उत्तराधिकारी, ये सब क्या है भैया, हमारे दोनों का है, दोनों का है, ठीक है। चलिए आ जाइए बच्चे, अब जानते हो भैया अपशिष्ट शक्ति। अपशिष्ट शक्ति के बारे में तो जानते हो बच्चे कि अपशिष्ट शक्ति इसमें सभी वैसे मामले शामिल है जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है। साइबर कानून, ये सब क्या है, केंद्र भैया। अपशिष्ट शक्ति किसके पास है, अपशिष्ट शक्ति भैया केंद्र के पास है। यानी आपको कोई ऐसा शक्ति है जो तीनों सूची में नहीं दिखा, हाँ सर, साइबर कानून भैया, साइबर कानून केंद्र देखता है, सिंपल सी बात है भैया। वे सूची जो संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्धित सूची में वर्णित नहीं है उसको हम अवशिष्ट शक्तियां रखते हैं। और अवशिष्ट शक्तियां सब किसके पास है भैया, वो सब चीज है किसके पास, केंद्र के पास है, समझे। अब चलो, अब सबसे बड़ी बात सुनो भैया, सबसे बड़ी बात सुनो। एक बात है कि हमारे यहाँ हम अक्सर देखते हैं पावरफुल कौन है, मोदी सरकार या नीतीश सरकार। आप कहोगे सर पावरफुल है मोदी सरकार। सर अब क्लास 11 का क्लास नहीं होता है, हम सब पर भी ध्यान दे सर। अब भैया 11th का सिलेबस समाप्त है, क्या चाहते हो बच्चे, बात यहाँ समझो भैया, बात समझो कि यानी सशक्त केंद्रीय सरकार वो संघवाद की बात कर रहा है, यानी किसी राज्य के अस्तित्व तथा उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्तित्व पर संसद का नियंत्रण है। और अनुच्छेद 3 में यह वर्णित है बच्चे, संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर करके 2 राज्य बना सकता है, 2 से अधिक राज्य का निर्माण कर सकता है। यानी शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास सबसे अधिक है, यानी केंद्र पावरफुल अभी भी है। और केंद्र पावरफुल है इसीलिए आप कहते हो मोदी सरकार पावरफुल है, और मोदी सरकार पावरफुल है इसीलिए हम कहते हैं कि अवशिष्ट शक्ति और सबसे अधिक शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। यानी भारत में सर्वाधिक शक्ति किसके पास है, केंद्र या राज्य भैया, केंद्र के पास है, यानी मोदी सरकार के पास है ना, बिल्कुल। यानी संसद किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इस पर विचार अधिकांश विधानमंडल को है। भैया आपातकाल के दौरान संपूर्ण भारत कानून संसद बनाती है। आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। भैया ऐसी परिस्थिति भी आती है जब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र सूची पर विषय बनाई जाती है। भैया जहां तहां केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार ही सब कुछ कर रही है, तो फिर राज्य सरकार के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए भैया केंद्र सरकार को भारी माना जाता है, केंद्र सरकार सबसे अधिक काम करता है। चलो आ जाओ, देखो बस ये लास्ट टॉपिक है भैया, किसका, ये लास्ट टॉपिक है भैया केंद्र राज्य संबंध का। फिर हम लोग चल जाएंगे स्थानीय स्वशासन, और बहुत मजा आएगा स्थानीय स्वशासन में। देखो अंतरराष्ट्रीय विवाद, देखो भैया अंतरराष्ट्रीय विवाद आप जानते हो ना, 2 राज्य के बीच विवाद हो जाता है। जैसे देखो जहां एक और केंद्र और राज्य में विवाद होता है, वहीं राज्य और राज्य में भी विवाद हो जाते हैं। भैया
राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों से भूभाग पर अपना दावा पेश करते हुए, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगांव को लेकर विवाद हुआ है, पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर विवाद हुआ है। भैया प्रश्न पूछा आता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कौन सा जगह को लेकर विवाद हुआ है? बेलगांव। या आपसे पूछेगा पंजाब और हरियाणा के बीच कौन सा क्षेत्र के लिए विवाद हुआ है? चंडीगढ़। तो ऐसा विवाद होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है बच्चे, बिल्कुल। देखो राज्य नदी विवादों को उठा लेता है, ऐसे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद है। भैया गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल विवाद है बच्चे, परंतु इसे सुलझाने के लिए भैया हमारे यहाँ जल विवाद प्राधिकरण है, लेकिन भैया यह राज्य वाला मामला हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में भैया अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है और बहुत इंपोर्टेंट है ये भैया, ये बहुत इंपोर्टेंट है। यानी 263 अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है, बहुत इंपोर्टेंट है बच्चे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसकी स्थापना 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति गठन करता है और अध्यक्ष कौन? पीएम रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। इतना अगर आप बात याद रख सकते हो तो भैया एकदम मस्त हो जाओगे। भैया इस टॉपिक में अब जो भी प्रश्न पूछेगा भैया धुआं करके तो प्रश्न को उड़ाते हुए चल जाओगे। जैसे देखो हम तुमसे प्रश्न पूछे तुमसे प्रश्न, आ जाओ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास भैया भारतीय संविधान में केंद्र राज्य से संबंध है किस भाग में वर्णित है? भैया किस भाग में वर्णित है? तो सबसे पहला ही प्रश्न गजब मिल गया और हम तुम्हें बना देंगे भैया प्रश्न को एकदम धुआं कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भैया देखो ये भाग 11 में वर्णित है केंद्र राज्य संबंध, क्या बिल्कुल सही बात है। चलो एकदम बढ़िया तरीका से एक दो जो प्रश्न है ना ये भाग वगैरह ये सब तो भैया क्वेश्चन में ही आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। भारतीय संविधान देखो, भारतीय संविधान का विधायी संबंध पूछ रहा है, तो अगर विधायी संबंध आपसे पूछेगा तो भैया तुम बताओगे सर 245 255 255 ये 2-3 प्रश्न आपको बना लेना है। आ जाओ, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के बीच विषयों का विवरण है? भैया कौन सा अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करता है? तो आप कहोगे सर यह सूची है 7वीं अनुसूची। कौन सा सूची? 7वीं अनुसूची में 3 सूची में निसंग सूची, राज सूची और संवर्त सूची में इसका वर्णन है। सर जी मेरा नाम, भैया नाम कैसे ले जाएंगे? संगीता थी भैया, क्या नाम था उसका? देखो बच्चे बार बार कहते हैं हमारे नाम लीजिए, कैसे नाम ले पाएंगे आप खुद सोचो। सर आज एक क्वेश्चन है भैया, पूछ लो। क्वेश्चन है तो क्या क्वेश्चन आपके हैं तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? आ जाओ अगला प्रश्न, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई है? भैया 3 सूचियां दी गई है। जल्दी से फटाफट से आंसर कर लेते बच्चे, फिर एक टॉपिक बच जाएगा मात्र। राज सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में 66 था, अब कितना है? 61 है राज सूची में। ठीक है, राज सूची में प्रारंभ में भैया 66 था, अब कितना है? अब 61 है, ये बात याद रखना। वर्तमान में राज सूची में कितना विषय है? भैया 61 विषय है वर्तमान में। वर्तमान कितना विषय है? भैया वर्तमान में 61 विषय है, आपको याद रखनी है। भैया केंद्र सूची में वर्तमान में कितने विषय है? केंद्र सूची में बुआ वर्तमान में 100 विषय है। पहले कितना था? वर्तमान में इतना है, पहले कितना था? पहले था भैया 97। पहले कितना था भैया? पहले था 97, अब है 100। कितना है? 100 बच्चे, 100 है। ठीक है, जल्दी फटाफट आंसर दो भैया। आंसर सबके आने चाहिए, जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर आना चाहिए भैया। सब आंसर दोगे तब मजा आएगा एकदम बढ़िया तरीका से। क्या बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। अजय अगला प्रश्न है संवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? भैया संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। पहले कितना था? पहले 47 था। आपको भी बता पहले कितना था? भैया पहले 47 था, अब 52 है। चलिए अच्छी बात है, आ जाइए अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय परिषद का प्रावधान संविधान की अनुच्छेद में 263 में किया गया है। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? भैया आप तो धुआं कर दोगे, आप तो धुआं कर दोगे बच्चे। आप सब प्रश्न बना लोगे, आपको प्रश्न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बना लोगे। हाँ, लेकिन ये प्रश्न नहीं बना पाओगे भैया। देखो अंतरराष्ट्रीय जल विवाद पूछ रहा है और जल विवाद 262 में ही है। भैया कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग, भैया कंफ्यूज नहीं होना। जल विवाद 262 में, अंतरराष्ट्रीय परिषद 263 में है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न भैया केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या है? भैया केंद्र राज्य संबंध में सबसे प्रमुख अड़चने हैं तीनों के तीनों। भैया राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र पर निर्भरता। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया ना कि केंद्र के पास ही सब कुछ है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? भैया राष्ट्रपति करते हैं।
क्या? बिल्कुल ना, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायिका मतलब विधायिकी संबंध, भैया ये तो बता दिए थे ना, 45 से 55। बजट का संबंध किससे है? भैया बजट का संबंध आय और व्यय दोनों से है। भैया बजट का मतलब होता है कितना पैसा हमारे देश ने कमाया एक वर्ष में, कितना पैसा जाने वाला है, भैया अगले साल कितना इनकम होगा, कितना भैया व्यय होगा, इस चीज को यहाँ दर्शाया जाता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? भैया भारत में वित्त आयोग का भी कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। क्या वित्त आयोग का कार्यकाल भी क्या होता है? भैया 5 वर्षीय होता है। चलो एकदम बढ़िया तरीका से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भैया दोहरी नागरिकता नहीं है। क्या दोहरी नागरिकता है? नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय नागरिकता है, हमारे राज्य की नागरिकता नहीं होती है। और हमारे यहाँ अगर नागरिकता ले लेते हो आप, दूसरी जगह नागरिकता लेने जाओगे तो भैया दिक्कत होगा, समझे ना। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भैया सबको पता है, ये तो केंद्र को प्राप्त है। भैया केंद्र को प्राप्त है, राज्य को अत्यधिक शक्ति नहीं होते, केंद्र के पास होती है अत्यधिक शक्ति। क्या? बिल्कुल सही बात है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या है? भैया मैंने बताया ना, ये तीनों में सभी के सभी। ये सारे प्रश्न तो बना चुके बच्चे तुम। क्या? भैया भारतीय संघीय व्यवस्था में इनमें से किससे अधिक शक्ति प्राप्त है? भैया संघीय व्यवस्था कह दिया और अधिक शक्ति की बात कर रहे हो तो केंद्र के पास अधिक शक्ति है। देखो यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है भैया पूरा का पूरा। चलो लो ऑब्जेक्टिव खमसात हो गया, अब आगे हम लोग स्थानीय स्वशासन पर। चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चे। भैया देखो 1 घंटा का क्लास आपके छूट गया तो हम क्या कर सकते हैं भैया बताओ। कि पाके दोसरा के भोले भूला जइबू हो, कि पाके दोसरा के भोले भूला जइबू हो, आंख से आंखें अब ना मिला पैबू हो। चलो सर जी एक सॉन्ग हो जाए भैया, सॉन्ग एक ही दो ही आते हैं। हाँ एक सॉन्ग है ना, कि आटा साने गईलू त गील कई दिहलू, अरे पानी भरे गईलू त पैरे फिसलैलू, आ डललू न दाल में जोरा नवा रहे नहीं, डललू न दाल में फोरा नवा रहे, कहाँ दिया नवा है गोरी। ये गाना है ना भैया, बिल्कुल यही गाना है। और तुम लोग गाना सुन के ना हंस देते हो, ये गलत बात है भैया, ये गलत बात है, हंसना नहीं चाहिए आपको। हाँ चलिए गाना आपको अच्छा लगता है ये बात हम मानते हैं, लेकिन भैया हंसना तो भाई नहीं चाहिए ना। हंस देते हो इसलिए समस्या हो जाता भैया, हंसो नहीं हंसो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हंसना नहीं है भैया, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हंस भी दोगे तो कोई क्या हो जाएगा भैया, आप हंस भी दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके हंसने से कुछ नहीं होगा। चलो चले भैया हम समझते हैं स्थानीय स्वशासन को, ठीक है। चलो थोड़ा सा बात आप लिखना स्टार्ट करो भैया, कॉपी कलम निकालो, लिखना स्टार्ट करो स्थानीय स्वशासन। देखो मैं तुम्हें जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ ना आज, भैया तुम हमेशा याद रखना, लिख कर पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन भैया कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना जिस चीज को पढ़ा देते हैं सीधे, सही बात है ना। मैं भी पढ़ाता हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं पढ़ा देता हूँ, उसको लिखने की क्या फायदा है भैया, उसमें कहानियां होती है, लेकिन इसमें कहानियां तो है नहीं, इसमें तो आपको सब चीज पढ़ना है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है भैया स्थानीय शासन में, स्थानीय शासन का मतलब क्या है? स्थानीय शासन का मतलब है, स्थानीय मतलब गांव घर, कोई स्थानीय बात, आप शासन मतलब लोकतंत्र, यानी गांव घर में लोकतंत्र होनी चाहिए भैया। बहुत प्राचीन मतलब जब महात्मा गांधी काल में थे तो महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है, यानी हम लोग में बसती है, तो गांव में होनी चाहिए भैया। क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत ना तुमको, वैसे कोई दिक्कत नहीं। यानी गांव में, यानी स्थानीय शासन का मतलब क्या है भैया, गांव गांव तक, यानी गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए क्या प्रयास किया गया है? बिल्कुल किया गया है, यानी एक कथन आप लिख ही सकते हो कि महात्मा गांधी का सोच था,
महात्मा गांधी का कहना था कि भैया भारत की आत्मा, किसकी आत्मा? हम नहीं कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसीलिए भैया गांवों में होनी चाहिए क्या? भैया गांवों में होना चाहिए स्थानीय स्वशासन। आपको पता है इसी के लिए भैया हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की प्रावधान पहले ही दिया गया था। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन की बात पहले ही दे दिया गया था बच्चे, पहले ही दे दिया गया था। जब मैं अनुच्छेद 40 पढ़ाया था तो मैंने बताया था भैया ये क्या है? एक गांधीवादी अनुच्छेद है। कैसा अनुच्छेद है भैया? गांधीवादी। अब देखो, अब थोड़ा प्राचीन काल में हम चलते हैं, थोड़ा प्राचीन काल में चलते हैं। प्राचीन काल में कैसा व्यवस्था था वो देखते हैं भैया। तो प्राचीन काल की अगर व्यवस्था करो ना प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में गांव घर में ना भैया ये जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन को ना भैया कहा जाता था स्थानीय स्वशासन। भैया स्थानीय स्वशासन को ना सभा कहा जाता था। क्या? सभा बोला जाता था बच्चे। क्या बोला जाता भैया? प्राचीन काल की बात करते हैं, सभा बोला जाता था, सभा। लेकिन जब भैया मौर्य काल आया, जब मौर्य काल आया भैया, तो मौर्य काल में से ग्रामनी कहा गया। क्या कहा गया भैया? ग्रामनी कहा गया, ग्रामनी कहा गया बच्चे। ये बात भी आपको याद रखना, ठीक है। लेकिन जब गुप्त काल आया, गुप्त काल आया तो भैया गुप्त काल में यहाँ पर ग्रामपति होने लगे, ग्रामपति होने लगे। जब बच्चे हम कहते हैं भैया दिल्ली सल्तनत में सल्तनत काल आया बच्चे, तो देखो सल्तनत काल में यहाँ से प्रश्न भी पूछा है, सल्तनत काल में ये सब क्या कहने लगा भैया? मुकद्दम कहने लगा, चौधरी कहलाने लगा, मुकद्दम और चौधरी कहलाने लगा बच्चे। समझ? ग्राम पंचायत की बात करते हैं, जो हमारा गाँव वहाँ भी है ना गाँव, वो सब ग्राम पंचायत जो है प्राचीन काल में इस नाम से जाना था भैया, इस नाम से। प्राचीन काल में सभा के नाम से, मौर्य काल में ग्रामनी के नाम से, गुप्त काल में ग्राम सभापति के नाम से, सल्तनत काल में मुकद्दम या चौधरी के नाम से भैया जाना जाता था। इसके बाद क्या हुआ? एक दिन भैया मामला कुछ गड़बड़ाया, मामला गड़बड़ाया और एक व्यक्ति आया भैया, भारत के वारसाई थे, भारत के वारसाई या लॉर्ड गवर्नर जनरल, वही कहते थे रिपन। रिपन ने क्या किया बच्चे? 1862 में एक ना स्थानीय स्वशासन की स्थापना की, स्थानीय स्वशासन की जिक्र किया या इसकी स्थापना की, ये बात भी कहा जाता है की स्थापना किया, एक बोर्ड की स्थापना की थी इन्होंने। इसीलिए बच्चे कब क्या था? 1862 में पहली बार कौन? रिपन। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा था भैया? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है बच्चे, जनक कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछा गया भैया, बहुत बार पूछा गया है, समझ गए? इसके बाद भैया देखो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ यह कि कुछ मामला गड़बड़ाया और मामला गड़बड़ाते गड़बड़ाते क्या हुआ? 1962 में, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी को आगे बढ़ाते हुए एक चीज यही सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। कब भैया? ये कार्यक्रम चलाया था कब बच्चे? 1952 में कार्यक्रम चलाया था, 1952 में। और यह ना भैया पंचायती राज व्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है और इन्हीं के तहत कहा जाता है आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होती है। क्या होता है भैया? स्थापना होता है। सर जी मेरा नाम भैया, नाम कैसे ले? लकी भैया कोई नाम लिख रहा है, कोई भाई भाई लिख रहा है, वाह कुछ देखो तो है ना भैया, बिल्कुल एकदम याद, मतलब पूरा एकदम पढ़ते चलो एकदम बढ़िया तरीका से भैया। नहीं पढ़ोगे फिर दिक्कत होगी आपके पास। इसके बाद क्या हुआ? इसी के बाद तो मजा आया भैया। इसके बाद आया आपके पढ़ने वाला बात। क्या आया? बलवंत राय मेहता समिति। क्या आया? बलवंत राय मेहता समिति। एक समिति आया भैया बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए भैया जिक्र किया। इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा था ये कब आया? सबसे पहला प्रश्न पूछा था ये कब आया था? 1957 में आया था बच्चे, 1957 में। जिनके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति खुद थे बच्चे, समझ गए ना? बिल्कुल। इन्होंने क्या सिफारिश दिया? इनकी सिफारिश क्या था सुनो। इनकी सिफारिश था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी बच्चे लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण किया जाए,
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतंत्र को तोड़ा जाए बच्चे, गांव गांव तक लोकतंत्र जाना चाहिए। ये बात किसने कहा था भैया? हमारे बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने कहा भैया कि हमारे पंचायत जो है त्रिस्तरीय होनी चाहिए, त्रिस्तरीय। तो पूछा गया त्रिस्तरीय होना चाहिए, बिल्कुल। कौन कौन होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए, पंचायत समिति होना चाहिए, ध्यान सुनो, सुनते चलो, पंचायत समिति होना चाहिए और जिला परिषद होना चाहिए। भैया ये तीन जो है वो किसने बताया था? ये तीन बताया था किसने भैया? हमारे बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आया था, 1957 में आया था। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन भैया कहा जाता है इसके बाद बहुत सारी समितियां, लेकिन इसको मान लिया गया। भैया बलवंत राय मेहता समिति को 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार लागू कर दिया गया बच्चे। कहां पर? राजस्थान में लागू किया गया था पहली बार, राजस्थान के नागौर जिला में, नागौर जिला के बगदरी गांव में। भैया बगदरी गांव जानते हैं बच्चे? बगदरी गांव, बगदरी गांव में पहली बार ना इन्हें लागू किया गया था भैया पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था को भैया 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में भैया बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। लेकिन कहा जाता है इस मेहता समिति के सिफारिश के बाद हमारे देश में बहुत सारा समिति आया, जिस समिति की अनुशंसा हमारे यहाँ सुना गया। जैसे हमारे यहाँ अशोक मेहता समिति, पूछा था प्रश्न भैया, हमारे यहाँ अशोक मेहता समिति आया, हमारे यहाँ जो कब आया? 1977 में आया भैया, 1977। मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी बच्चे, ये भी पूछा था, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या आया कि भैया इसके बाद वो आया जीवी के समिति। क्या आया? जीवी के समिति, जीवी के समिति आया जो कब आया था भैया? 1985 में आया था, राजीव गांधी की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में। भैया ध्यान सुनना बच्चे। और ये जीवी का मतलब एक था भैया, कौन भैया? 3 आदमी थे इसमें, उन तीनों लाया था, कोई बात नहीं, बस नाम याद रखना। एक एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति आया बच्चे, जो 1989 में आया था भैया, शायद 1989 में आया था, ये बात नहीं, 1986 में आया था, 1986 में आया था। और इस समय भी कौन थे? राजीव गांधी ही सरकार में थे, राजीव गांधी सरकार में थे। और इस प्रकार से भैया इन सभी के मामलों को नहीं माना गया, लेकिन अशोक बलवंत राय मेहता समिति के मामले को मान लिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को भैया राजस्थान के नागौर जिला के भैया बगदरी गांव में माना गया था। ठीक है बच्चे? हाँ, एगो थुंगल समिति भी आया था भैया, सही बात है, पीके थुंगल समिति, पीके थुंगल समिति याद रखना बच्चे, थुंगल समिति आया था 1989 में। कोई बात नहीं बच्चे, इसे भी याद करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो इस आधार पर ना पंचायती राज व्यवस्था की जो कहानी थी ना, वो कहानी बउआ हो गया समाप्त। क्या हो गया? कहानी हो गया समाप्त भैया। अब इस आधार पर ना 2 संविधान संशोधन हुआ। कितना संविधान संशोधन भैया? इसके आधार पर ना 2 संविधान संशोधन हुआ। इसको समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। एक संविधान संशोधन था भैया 73वां संविधान संशोधन, एक था भैया 73वां संविधान संशोधन, ये भी हुआ था 1992 में ही। और एक था भैया जो 74वां संविधान संशोधन था, एक था 74वां संविधान संशोधन था, ये भी हुआ था कब? 1992 में ही हुआ था भैया, याद रखना। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत अंतर है भैया, दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। और मैं आपको क्रैश कोर्स में भी बहुत बार करवाया हूँ, दोनों में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 2 संविधान संशोधन, सबसे पहली बात क्या है, मैं पढ़ लेता, मतलब मैं बता देता हूँ बच्चे पहले 73वां को। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था भैया? लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए ना भैया 24 अप्रैल को ना पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भैया, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना भैया? कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसमें क्या है, एक और बात है, भाग ये 9 में है सबसे बात, और अनुसूची 11 में है। भाग 9 अनुसूची 11 में है। विषय इसमें कितने हैं? यही बात ना, विषय इसमें भैया 29 विषय है, 29 विषय। कितने विषय बच्चे? अरे बताओ, हाँ या नहीं? अरे 29 विषय है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद तो भूल ही गए भैया, अनुच्छेद तो याद रखना, अनुच्छेद जो है ना वो 243 से लेकर 243 से लेकर भैया 243 के ओ तक है भैया, ये इतना बात याद रखना। रखोगे याद रखना? अरे जल्दी बताओ, हाँ या नहीं?
चलो इधर इधर थोड़ा समझ लेते हैं भैया, उधर समझ लिए हैं इसको 73वां संविधान संशोधन को, इधर 74वां समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया। देखो 74वां संविधान संशोधन सबसे पहली बात, ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 1 जून 1993 को, लागू होने की बात कर रहे हैं भैया। दूसरी बात भैया, ये भाग ये 9 की कौ में है, कौ कर दीजिए, एक कर दीजिए। ये भाग अनुसूची कितना में है भैया, अनुसूची जो है अनुसूची या 12 में है, ठीक है। इसमें विषय कितने हैं, इसमें विषय है 18 विषय दिए गए हैं बच्चे, और ये कितना अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद जो है भैया ये पूछा जाता है 243 के ओ से ओ पी से लेकर भैया 243 के जेड जी तक है। बस याद रखना है, बस याद रखना इतनी बात है। तो देखो यहाँ से प्रश्न पूछेगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन भैया। सर इसके बाजार में मैं हुस्न का मेला या रह गया कि इसके बाजार में मैं हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का किताब, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया। वाह गजब भैया, गजब गजब बच्चे, जो भी बच्चा बहुत बढ़िया शायरी लिखा था भैया, बहुत बड़ा शायरी लिखा था, बहुत बढ़िया लिखा था बच्चे, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना भैया, एक बार बता दो हमें, एक बार आप बता भी सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना भैया। क्लास बढ़िया चल रही है ना, इतनी तक तो समझ में आ गई है ना आपकी भैया, इतना तक तो आपको समझ में आएगा है ना। कह रहा था अभी भी कह रहा देखो मेरा नाम लीजिए भैया, कौन आदमी हो तुम, कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो थोड़ी बात और कर लेते हैं भैया, बहुत सारी बातें अभी भी है। अब चलो हम थोड़ा सा पंचायत बात करते हैं भैया, पंचायत बात करते हैं। पंचायत चल क्यों नहीं रहे, गया बोर्ड गया क्या, बोर्ड गया भैया, बोर्ड गया। ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत की, थोड़ी ग्राम पंचायत की आपके साथ चर्चा कर लेते हैं ताकि मजा आएगा। ग्राम पंचायत की चर्चा, चलो बोर्ड गया भैया, बोर्ड गया, आ जाओ। सबसे पहली बात ग्राम पंचायत चर्चा करेंगे ना, तो सबसे पहली बात बता देते हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय है। कौन सी स्तरीय है, त्रिस्तरीय भैया, त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय का मतलब जानते हो तुम बच्चे, पहला है ग्राम पंचायत, जानते हो ना भैया, दूसरा है पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद। ध्यान सुनो बच्चे, ध्यान से सुन रहे हो ना, बिल्कुल ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं यहीं पर कि जो ग्राम पंचायत है ना, इसके मतलब प्रमुख को मुखिया कहते हैं, मुखिया इसके प्रमुख होता है बच्चे, और जो इसका होता है ये प्रमुख ही होता है भैया। आप जानते हो ब्लॉक में जाते हो भैया, ब्लॉक में, और इसके भैया जिला परिषद होता है, जिला परिषद। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, एक नोट करके लिख लेना कि जहाँ जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम वाले जनसंख्या वाले क्षेत्र में, से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में भैया, क्षेत्र में पंचायत समिति नहीं होते हैं, पंचायत समिति नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात है भैया, पंचायत समिति नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ प्रश्न भी पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा पंचायत में। पहली बात पंचायत के बारे में हो गया। अरे भैया समझ में आ रहा है कुछ, अरे कुछ समझ में आओ। देखो एक बच्चा कृष्णा कुमार नंबर लिखा है, भैया कृष्णा तुम्हारा नाम भगवान के नाम पर, थोड़ा ये बात तो सोचो भैया, तुम्हारा नाम भगवान के नाम पर है, ये बात तो सोचो। कौन भैया, कौन लिख रहा है, कौन है बच्चा, हाँ मिस्टर गुप्ता कह रहा है कि मेरा नाम तो लीजिए भैया, तुम्हारा नाम है मिस्टर गुप्ता, समझ गए। चलो आ जाओ। इससे दूसरी बात, अगली बात क्या है, इसका कार्यकाल कितना होता है, ये बात सब याद रखना। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है भैया, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन समय से पहले भी, समय से पहले भंग करने का बात कौन करेगा भैया, समय से पहले भी भंग कर सकता है कौन भैया, भंग कर सकता है कौन भैया, भंग कर सकता है राज्यपाल। कौन कर सकता है भैया, राज्यपाल समय से पहले भी भंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण है, महिलाओं को 33% आरक्षण है भैया, 33% आरक्षण है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार में कितना परसेंट है भैया, बिहार में 50% आरक्षण है भैया। धुआं कर दोगे तुम। देखो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं, और ग्राम पंचायत के बारे में सब कुछ पढ़ना है
भैया सब कुछ आ जाना चाहिए बच्चे। अच्छा बताओ इसके चुनाव कौन करवाता है? भैया इसका चुनाव कौन करवाता है बता दोगे? भैया इसका चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग। इसका चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग। इसका चुनाव करवाता कौन? भैया इसका चुनाव करता राज्य चुनाव आयोग। यानी चुनाव होता है भैया मुखिया का अपने गांव में, बिल्कुल सही बात है। तो भैया राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल दिया है। इसमें एक और बात बताना कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का भैया कौन होता है? ग्राम पंचायत के मुखिया होता है सरपंच। सरपंच होता है भैया, खूब बार पूछा गया है सरपंच। भैया पूछा गया इसलिए बोल रहे हैं, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला बात भैया बताते हैं हमें कि मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मिजोरम इत्यादि में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इत्यादि में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भैया हर एक प्रश्न पर हम गौर करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, ये हो गया कुछ पंचायत की जानकारियां। भाई पंचायत कितनी जानकारियां हो गई, कार्यकाल कितना है, महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया, चुनाव कौन करवाता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल एक बच्चा लिख रहा है क्या सर, ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यह समय पढ़ने का है। समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बदनाम नहीं करना भैया, यह पढ़ने का है। भैया इतिहास गवाह है सीत सर, मेरे कमेंट नहीं देखते हैं भैया। पप की लटली मतलब क्या नाम है भैया? देखो नाम क्या लिखी है भैया, नाम क्या लिखे हो तुम देखो भैया एक बार। ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के सरपंच भैया, ग्राम कचहरी के। ठीक है, चलो तो ग्राम पंचायत के बारे में हो गया। अब हमारे लिखने वाला एक लास्ट टॉपिक है जिसे भैया लिख लीजिए। ठीक है, हाँ एक लास्ट टॉपिक है भैया। लास्ट टॉपिक थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद हम पीडीएफ देते जाके आपको आगे निकल जाएंगे। चलो ये जो लास्ट टॉपिक है ना भैया, लास्ट टॉपिक है पंचायत मतलब नगरीय संघ व्यवस्था। नगरीय संघ भैया बॉडी नहीं चल रहा, देखो क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है आज? नगरीय शासन व्यवस्था यहाँ लिखते हैं, नगरीय शासन व्यवस्था। भैया क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है भैया? अरे बोलो हाँ, कहते हैं ना अधिक देर क्लास लेना, लिख लिख के पढ़ाना भैया, बोल बोल के पढ़ाना, इतनी क्षमता भैया होनी चाहिए आपके पास भी। आप भी हमेशा ये काम कर सकते हो भैया, बोलो जल्दी कर सकते हो, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आ जाओ। इसमें सबसे पहला होता है नगर पंचायत। भैया इस यहाँ से ना बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है भैया, बहुत बार कंफ्यूजन बच्चा पूछा है। दूसरा होता है नगर पालिका, तीसरा होता है नगर निगम। यहाँ से आज हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे भैया, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रश्न पूछा कौन कौन जाता है ये बात तो पहले देखो। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है बच्चे, आ जाओ। सबसे पहला प्रश्न यह रहता है कि नगर पंचायत कहते किसको है? तो भैया नगर पंचायत उसे कहते हैं कि जहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। 5000 से अधिक जनसंख्या भैया, और कंडीशन है 5000 से अधिक जनसंख्या हो गया, जहाँ का 75% लोग क्या करता हो भैया, गैर कृषि कार्य करता हो, यानी कृषि कार्य नहीं करता हो, गैर कृषि कार्य करता हो भैया, कृषि कार्य में नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या, जहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता हो। आपने तो पढ़ा होगा भैया प्रति वर्ग किलोमीटर, आपने पढ़ा होगा भैया ज्योग्राफी में, समझ गए? इससे हम क्या कहेंगे? नगर पंचायत कहेंगे। क्या कहेंगे? नगर पंचायत। भैया नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष यहाँ के अध्यक्ष साहब को सुनोगे ना तो वार्ड सदस्य होता है अध्यक्ष, वार्ड काउंसलिंग कहता है, वार्ड काउंसलिंग कहता है, काउंसलिंग कहता है भैया, इसको कहते हैं अध्यक्ष। समझ गए? चलिए नगर पालिका आप जानते हैं भैया, बहुत बेहतरीन तरीका से आप खुद बताइएगा नगर पालिका कैसे कहेंगे। तो भैया नगर पालिका आप कहोगे सर 1 लाख से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को, अधिक जनसंख्या वाले नगर क्या कहेंगे भैया? वाले नगर को नगर पालिका कहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या ये बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, आ जाओ। अब सबसे बड़ी बात क्या है? हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे किसकी बच्चे? हम बात करेंगे नगर निगम का। तो नगर निगम किसे कहेंगे? 10 लाख से अधिक जनसंख्या। भैया 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर निगम कहेंगे। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर निगम कहेंगे भैया, जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर निगम कहेंगे। समझ गया ना? ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, ये बात सिर्फ याद रखना, महापौर कहलाता है। महापौर कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है भैया? इसके अलावा कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछेगा भैया भारत का सबसे पहला नगर निगम क्या है? कौन है? भारत का सबसे पहला नगर निगम, भारत का सबसे पहला नगर निगम, पहला नगर निगम पूछेगा क्या बताओगे भैया? आप बताओगे सर ये मद्रास है, मद्रास, जिसको अभी हम वर्तमान में चेन्नई कहते हैं। वर्तमान क्या कहते हैं भैया? चेन्नई कहते हैं। और ये बना था 1688 में। भैया सबसे पहला नगर निगम है। बिहार का सबसे पहला नगर निगम, बिहार का सबसे पहला नगर निगम, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। तुम कहोगे सर पटना, पटना 1952 बना भैया, 1952 बना ये पटना नगर निगम। भैया सब धुआं कर दोगे, जल्दी बताओ। धुआं कर रहे हो भैया, तुम धुआं कर रहे हो। चलिए भैया, इसका भी कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल सेम टू सेम है भैया। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष होगा। राज्यपाल भंग कर सकता है, भंग कौन कर सकता है? भंग राज्यपाल कर सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये सारी बात तो आपको याद ही है। चलो कोई बात नहीं है, करते दो इंड। अब पीडीएफ पढ़ना है भैया, क्वेश्चन लगाने हैं, हमारे समाप्त हो जाएंगे। क्या चलो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? यहाँ तक दिल बताना याद है, मुस्कुराना याद है, दिल लगाना याद है। देखो पंचायत लगी है, पंचायत भैया, पंचायत ऐसी लगती है अपने गाँव में। आ जाओ। भारत में स्थानीय स्वयं का निकाय भैया, सिर्फ तुम देखते चलना बच्चे। देखो कहा था प्राचीन काल में स्थानीय स्वयं को सभा कहा जाता था। मौर्य काल में ग्रामीणी, गुप्त काल में ग्रामपति और सल्तनत काल में मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, जो भी कह दीजिए, जो भी है। ये प्राचीन काल की हमारी चर्चा हो गई आपके साथ। देखो बच्चे ध्यान से सुनना भैया, बोर्ड पे लिखा हुआ जो भी पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, जो हमारे क्रैश कोर्स में या एग्जाम मंत्र बैच में है। ठीक है, आ जाओ। आधुनिक समय की बात करें तो स्थानीय शासन जो है 1862 में भारत का वासा लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। इसे मुकदमी बोर्ड कहा गया, लोकल बोर्ड कहा गया था। बिल्कुल, इससे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहलाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है बच्चे। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांत में ग्राम पंचायत बने, लेकिन वो ग्राम पंचायत चल नहीं पाया, बिल्कुल नहीं चल पाया बच्चे। आ जाओ अगला प्रश्न भैया, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के आग्रह से राज्य के नीति निर्देशक में पंचायतों का गठन की बात की गई, वो भी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। भैया 1952 में एक और आया, नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया था बच्चे, जिसमें कहा गया कि गांवों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को ठीक किया जाए। बस इतना बात कहा गया था भैया। ठीक है। चलिए 1953 में भैया राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा भी आया था। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति 1957 में भैया, जिसकी सिफारिशों को माना गया, जिसके उद्देश्य क्या थे भैया? ये प्रश्न कितना बार पूछा गया, कितना बार आपके एग्जाम में, कि बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिश को लिखिए। कितना सिफारिश? 2 सिफारिश। मैंने तुम्हें 3 सिफारिश दिया है। पहली बात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, स्थानीय स्वयं को वास्तविक शक्ति देने का, पंचायत में त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का। ये कब आया था? 1957 में आया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था मतलब क्या? देखो त्रिस्तरीय व्यवस्था सबसे ऊंचा क्या होगा? जिला परिषद और भैया जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तीनों के मुखिया वगैरह जो अध्यक्ष वगैरह होता है उन्हीं बता दिए हम आपको। ठीक है,
आ जाओ। अभी 5 लाख का लोन ले लो, 10 लाख का लोन ले लो, आपको भी हर दिन फोन में ऐसे मैसेजेस आते ही होंगे। आपको ऐसे लोन लेने से बचना है। बहुत सारे बिजनेस वाले बैंक में जाकर लोन मांग रहे हैं, जहां पर उनसे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। उनको कोई गारंटर देना पड़ता है। अगर उनका सिविल स्कोर कम है तो लोन भी नहीं मिलता है। लेकिन पीएम मुद्रा लोन योजना में बिना गारंटर, बिना सिविल स्कोर और बिना पैन कार्ड के लोन मिलता है। बस आपको इसकी प्रोसेस नहीं पता है। देखिए, सब फोन से हो जाएगा। बस सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सीखो एक ऐप है जिस पर YouTube की तरह वीडियो जाते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम के वीडियोज ही होते हैं। सीखो ऐप में आपको पीएम मुद्रा लोन योजना पर एक वीडियो मिल जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर केवाईसी प्रोसेस करने तक का हर एक स्टेप आपको सिखा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सीखो ऐप पर आप बहुत सारे कैटेगरी के वीडियोस देख सकते हैं। यानी कि अगर आप सीखो ऐप डाउनलोड कर रोज चलाएं तो आप मुद्रा लोन लेना तो जान ही जाएंगे, पर साथ साथ अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए और भी चीजें सीखते रहेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने भैया प्रयास किया था। जैसे आप कहोगे सर, राजीव गांधी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को, नगरीय शासन व्यवस्था को भैया 1989 में लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया, परंतु राज्यसभा में पास नहीं हुआ, यानी इनका कोई वैल्यू नहीं हुआ। इस बिल को 1992 में नरसिम्हा राव द्वारा पुनः पेश किया गया और इसमें 73वां संविधान शोधन किया गया और 74वां संविधान शोधन किया गया। यानी पूछेगा 73वां और 74वां संविधान शोधन जो 1992 में किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव था। और 73वां संविधान शोधन नगरीय मतलब पंचायती राज व्यवस्था से और 74वां कौन? नगरीय शासन व्यवस्था संबंधित था। देखो, ये पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो भाग 9 में अनुसूची 11 में अब भैया 29 विषय के साथ जोड़े गए थे। भैया यह अनुच्छेद 243 से 244 का ओ तक जोड़ा गया बच्चे। नगरीय शासन व्यवस्था देख लीजिए, 1 जून 1993 को जोड़ा गया है भैया। भाग 9 के ए अनुसूची 12 मैंने जो बताया बच्चे 18 विषय के साथ जोड़े गए और अनुच्छेद 244 के पी से लेकर अनुच्छेद 244 के भैया जेड जी तक जोड़ा गया था। समझ रहे हो भैया? समझ रहे हो ना भैया? खाड़ी युद्ध क्या है भैया? खाड़ी युद्ध बताएंगे, टेंशन न लो। या अभी पूछ लेते हो खाड़ी युद्ध क्या है भैया? जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा देखो, समझो बच्चे। अब आ जाओ ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं भैया। ग्राम पंचायत आप कहोगे सर, पंचायत राज जो त्रिस्तरीय होगा, जिसमें सबसे निचला स्तर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा, बीच में ब्लॉक होगा यानी खंड होगा और शिखर पर जिला परिषद होगा। परंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, अर्थात खंड नहीं होगा। भैया खंड नहीं होगा, सही बात है, वहाँ द्विस्तरीय व्यवस्था होगा, सही बात है बच्चे। आ जाओ, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होंगे भैया? 5 वर्ष में होगा। कितना वर्ष में होगा? 5 वर्ष में। अरे बोलो हाँ। चलिए दो भैया, पंचायतों की चुनाव है 5 वर्षीय होगा और राज्यपाल किसी कारणवश समय से पूर्व ना इसे भंग कर सकता है, लेकिन जब भी भंग करेगा 6 महीना के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। समझ गए? सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए रहेगा भैया, आरक्षित रहेगा और तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए भी सीट आरक्षित रहेगा। लेकिन आपसे प्रश्न बार बार पूछा है एग्जाम में कि महिलाओं की इतनी सीट है 33%। बिहार में भैया, बिहार में 50% है। आ जाओ, राज्य का चुनाव आयोग कौन होता है? इस राज्य को करवाएगा, इसे राज्यपाल नियुक्त करता है बच्चे, सिंपल सी बात है। 29 विषय के साथ ये काम करता है, ठीक है। चलिए, ग्राम पंचायत के प्रधान या सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपको पता है ना? बिल्कुल सही बात है। सरपंच देखो ना, कुर्सी कैसे दिया गया है। हमारे गाँव में ऐसे ही होते भैया, पुराने आदमी जो सरपंच थे ना, गाँव में ऐसी कुर्सी बैठते थे एकदम शानदार तरीका से। भैया राष्ट्रपति की अनुमति से पंचायती राज व्यवस्था किसी संघ शासित यानी कि भैया यूटी में केंद्र शासित देश में भी जा सकता है। भैया अपनी आय बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत छोटा छोटा कर लगाता है, वाहन शुल्क लेता है, बाजार शुल्क लेता है, मेला शुल्क लेता है, हटिया शुल्क लेता है, सब्जी उब्जी नहीं बिकता है वहाँ पर भी शुल्क लगा देता है भैया। ये सब सही बात है बच्चे। अब तो कहोगे सर, राज्य की सरकार के बजट में इन ग्राम पंचायतों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है भैया, राज्य सरकार ही देता है। किसको? वित्त आयोग का गठन करके, जिसका कार्यकाल कितना होता है भैया? 5 वर्ष होता है। बिल्कुल, जहाँ जनजातीय परिषद है काम कर रहे हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पंचायती व्यवस्था नहीं होगा भैया। पश्चिम बंगाल में 4 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था है। देखो, इसका प्रमाण भी है। पंचायती राज व्यवस्था कितना स्तर का है? 4 स्तर का। तो आप कहोगे सर, आपने तो 3 बताया, लेकिन कहीं कहीं राज्य में अलग अलग होता है। ये राज्य का विषय है, समझ गए? जैसे ग्राम है, अंचल है, आंचलिक परिषद है और आंशिक परिषद है और जिला परिषद है। सही बात है। 11वीं अनुसूची में कौन कौन सा भैया दिया गया है? जैसे 11वीं अनुसूची में देखिएगा कृषि दिया गया है,
लघु सिंचाई दिया गया है, जल प्रबंधन दिया गया है, पेयजल दिया गया भैया, पानी, पुस्तकालय, बाजार, मेला, ये सब जो है सामाजिक कल्याण, सामाजिक वितरण प्रणाली, सब चीज दिया गया भैया किसमें 11वीं अनुसूची में बच्चे 11वीं अनुसूची में, जैसे पंचायती राज व्यवस्था दिया गया। ये सारा काम कौन करेगा? ये कुल मिला के कितना काम होगा भैया? कुल मिला के 29 विषय पर काम करेगा पंचायत। कितना करेगा भैया? 29 विषय पर पंचायत करेगा। प्लीज सर शीत सर की जय हो भैया, जय हो जय हो। क्लास को तुमने लाइक कर दिया? सर जी मेरा नाम नहीं लेते हैं एक बार भी। मुकेश दास, कोई बात नहीं भैया, मुकेश दास 3 बार नाम ले लिया, अब नहीं कहना कभी नाम लेने, ठीक है? अब सब नहीं कहने लगना भैया, सब कहने लगते हैं। आ जाओ भैया, नगर पालिका जानते हो? नगर पालिका है 74वां संविधान संशोधन द्वारा भैया भाग 9 के ए में, अनुसूची 12 में और अनुच्छेद 244 के पी के ओ तक 18 विषय के साथ जोड़ा गया भैया नगरीय शासन व्यवस्था। समझे? ये इस प्रकार से नगरीय शासन व्यवस्था है, आपको बता दिया ना बच्चे? यानी कि ये नगर पंचायत ग्राम से नगर में परिवर्तित होता है। नगर परिषद 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या जहाँ पर होगी, नगर निगम 10 लाख से अधिक की वाले शहर क्या होगा? नगर निगम कहलाएगा। सही बात। ये सब बात आप जान चुके हो बच्चे, ये सब बात आप धुआं तुम कर दोगे, तुम धुआं कर दोगे इस सब बात को, समझ गए? बिल्कुल। चलिए भैया रिंकी चौहान, ठीक है, आप क्लास करो। देखो बच्चे, कहता राज्य की सरकार अपने कानून में इन नगरीय निकायों की स्थापना करेगी कैसे? भैया देखो, कम से कम 5 लाख की जनसंख्या होना चाहिए बच्चे, कामकाजी पुरुषों में 75% खेती बाड़ी से अलग होना चाहिए, और जनसंख्या कितना होना चाहिए? 432 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तभी आपके गांव को शहर का दर्जा मिल सकता है। नहीं तो आप अगर सोच रहे हैं हमारा गांव बहुत विकसित हो चुका है, हमारे गांव को शहर की दर्जा दी जाए, नहीं दिया जाएगा बच्चे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31% जनसंख्या शहरी इलाका में रहता है। इन निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है बच्चे, यद्यपि किसी कारणवश राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। भंग करेगा 6 महीना के अंदर क्या होगा भैया? चुनाव होगा। ये सारी बात तो हम बता चुके हैं बहुत बढ़िया तरीका से भैया, ये सब बात बता चुके हैं भैया, तुम लोग अब हीरो हो चुके हो इस सब में। चलिए देखिए, इस निकाय में SC/ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों आरक्षित किया गया भैया 1/3 33%। नगर पालिका या महानगर पालिका के अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीका सुना जाता है भैया। चुनता कौन है? राज्य का चुनाव आयोग चुनता है, समझ गए ना? राष्ट्रपति की अनुमति से इसे किसी संघ शासित प्रदेश में ले जाते हैं। नगर पालिका छोटा कर लगाता है, ऐसे टैक्स लगाता है, जैसे प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क, मेला शुल्क, बाजार शुल्क, ये सब लगाता है ना भैया। आप जानते हैं बाजार में लगता है, आपके बाजार में आप किसी मार्केट में रहते होंगे तो उस मार्केट में लगता है। आप बस इतना याद रखो कि 12वीं अनुसूची में कौन कौन सा विषय है। नगरीय नियोजन पर काम करता है, भवन निर्माण पर काम करता है, सड़क या पुल पर काम करता है, जल आपूर्ति पर, बाग और उद्यान पर, शमशान घाट में कमीशन, ये सब पर काम करता है कौन भैया? हमारे नगरीय शासन व्यवस्था। और कितने विषय के साथ? 18 विषय के साथ। कितने विषय के साथ भैया? 18 विषय के साथ। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर भैया, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर भैया। क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा आज महामैथन की क्लास भैया समाप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चे? हाँ ठीक है। चंदन कुमार सर भैया, चंदन कुमार सर, और कितना देर क्लास लगेगी? आधा घंटा और लगेगी। शीत सर की मैं पढ़ना सीख भैया, ये क्या बात हुई सर? ये किया सियाना आपका भूल जाना मेरा, ऐसा गाना है ना भैया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं भैया। क्वेश्चन फटाफट आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? आप क्वेश्चन 1959 में हुआ था। आपको बताया ना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में भैया लागू हुई थी? तो आपके ये सर राजस्थान में। इसी का हुआ आंसर प्रदेश, यहाँ राजस्थान, ये ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा भैया यहाँ पर, ठीक है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? नेहरू जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री थे ना भैया उस समय प्रधानमंत्री थे ना, इसीलिए नेहरू जी कहा जाता। चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा गया? पंचायती राज पूछ रहा है 73वां। फटाफट आ जाओ भैया, फटाफट आंसर दे दो। नगर निकायों को संवैधानिक राज भैया, नगर निकाय को 74वां। देखो इतना आसान से पूछता है भैया, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको दे दिया, तो आप तो भैया कर लोगे ना क्वेश्चन। चलिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा भैया संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? 73वें द्वारा तो भाग 9 जोड़ा गया था भैया, 9। 74वें से 9 का ए जोड़ा गया था भैया, 73वें से तो भैया 9 ही जोड़ा गया था भैया। सब क्या आंसर आ रहे हैं?
सर अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार भैया, बिल्कुल 400 पार, 400 पार तो करना ही है इस बार, चाहे जैसे हो जाए। 74वां समय व्यवस्था में 9 का ए जोड़ा गया था भैया, 9 का ए कहीं पे है, 9 का ए है। ये सब प्रश्न आप तुरंत बना दोगे बच्चे, तुरंत। 73वें संविधान की कितनी अनुसूची भैया? 73वें में 11वीं, 74वें में 12वीं, 73वें में 11वीं, 74वें में 12वीं। देखो एकदम लिस्ट तरीका से प्रश्न दिया गया भैया, लिस्ट तरीका से प्रश्न दिया गया है, आप धुआं कर दोगे प्रश्न को। जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट प्रश्न के उत्तर देंगे, जो जितना तेजी से दे सकता भैया प्रश्न का उत्तर भैया दो। और क्लास को भैया लाइक वगैरह कर दिया करो भैया, क्लास को लाइक वगैरह कर दिया ना, कर दो भैया क्लास को लाइक वगैरह बढ़िया तरीका से। आ जाओ भैया। 73वें संविधान के अंतर्गत ग्राम सभा किस अनुच्छेद में परिभाषित है भैया? ग्राम सभा कौन सा भैया? ग्राम सभा की बात पूछा है तो यह अनुच्छेद 243 के ए में है, मैं बता ना, ग्राम सभा 243 के। फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर आपसे मिलना चाहिए हमें। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर है? 3 स्तर पर है। देखो अलग अलग राज्य में पश्चिम बंगाल में 4 स्तर है, जब पश्चिम बंगाल पूछेगा तब बताना है, और भैया जब 20 लाख वाला कंसेप्ट पूछेगा तब 2 स्तर बताना है। चलो, तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली में कौन सा स्तर शामिल नहीं है भैया? कौन सा स्तर शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत है, ये भी है, ये भी है। नगर निगम नहीं है भैया, नगर निगम नगरीय शासन व्यवस्था में आएगा ना, बिल्कुल। पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय ग्रामीण शासन की आत्मा किसने कहा था भैया? ग्रामीण शासन का आत्मा भैया महात्मा गांधी। कौन भैया? बताओ भैया, महात्मा गांधी। चलो महात्मा गांधी। ये सब प्रश्न तो आप धुआं कर दोगे भैया। आ जाओ। नगर निगम का प्रधान कौन होता है भैया? नगर निगम का प्रधान होता है महापौर। चलो, ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहते हैं भैया? ग्राम पंचायत का प्रधान कहते हैं भैया पार्षद। पार्षद कहते हैं भैया, भैया पार्षद ही कहते हैं, सही बात है, नहीं पार्षद ही कहते हैं। चलो अगला प्रश्न चले, आ जाओ। स्थानीय स्वयं संस्थाओं में महिला आरक्षित है भैया 33%। हम बिहार नहीं पूछ रहा है, बिहार पूछा तो 50% लगाते, लेकिन बिहार नहीं पूछ रहा हमसे पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है तो 33% लगाएंगे। बिहार हमसे पूछता तो हम बताते 50%, लेकिन वैसे पूछ रहा है तो हम 33% लगा देंगे भैया, क्या दिक्कत है? आ जाओ। पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने ये नहीं कहा था कि केंद्र में सरकार इसको राज्य बांट दीजिए, फिर राज्य सरकार इसको पंचायत में बांट दीजिए, ऐसे करके बांट दिया जाता बच्चे। नगर निकायों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? देखो नहीं है पूछ रहा है तो भैया सब कुछ है, लेकिन ग्राम पंचायत थोड़ी नगर निगम में आएगा जी। नगर वाला में ग्राम पंचायत आएगा? नहीं आएगा बच्चे। 11वीं में पंचायतों के लिए कितने विषय हैं भैया? पंचायत के लिए कितने विषय? 29 विषय। लेकिन नगरीय शासन व्यवस्था के लिए देखो, नगरीय शासन व्यवस्था आ गया ना, नगरीय शासन व्यवस्था के लिए 18 विषय। मैं ऐसे करके क्वेश्चन बनाया ना भैया, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन बनाया है, सारा एकदम डिजाइन किया बढ़िया तरीका से कि हमारे बच्चे अगर इसे पढ़ेंगे ना बढ़िया से तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, और फटाफट से भैया सब कुछ करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया भैया। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल भैया 5 वर्ष, आप जानते हो ना। चलो फटाफट से सबका आंसर दे दीजिए बच्चे, फटाफट से। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव भैया कौन करता है? नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है भैया? तो ये करता है वार्ड काउंसलर। कौन करता है? वार्ड काउंसलर सब मिलकर करता है बच्चे, ऑप्शन है भैया, सभी वार्ड काउंसलर इसे मिलकर करता है, सिंपल सी बात है भैया, सही बात है। चलो अगले प्रश्न। ग्राम कचहरी का प्रधान भैया यही बात बताया था ना, सरपंच एक बच्चा बोला था ना, देखो कितना बार 2 बार पूछा गया प्रश्न है, देख रहे हो। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर यानी कितने स्तरों पर सुझाव दिया गया? त्रिस्तरीय का, सही बात ना। अब तो तुम बता दोगे पंचायती राज व्यवस्था कब आया, कैसे आया, ये सब। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था भैया? बलवंत राय मेहता समिति। जल्दी बताओ भैया। 73वें संविधान के अनुसार 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय है? पंचायत जब ये आया 29 विषय लगा देंगे, नगर जब ये आया 18 विषय लगाएंगे भैया। अरे जल्दी बताओ, चलो मेरे से पीछे सब है आंसर देते हुए। आ जाओ। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है भैया? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है भैया कौन भैया? इनमें सभी है, सभी होगा ना, बिल्कुल सही होगा, सही बात है। आ जाओ अगला प्रश्न। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है भैया? देखो नहीं है, देखो नहीं है, ये बात पूछ रहा है तो भैया ये क्वेश्चन जो है ना, इनमें सभी यहाँ होना चाहिए, इनमें सभी, इनमें से सभी होगा आंसर भैया। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में, सॉरी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है, सब में नहीं है। ऑप्शन डी लगा दो बच्चे, ऑप्शन डी लगा दो, ये इनमें सभी कर लेना, ठीक है। चलो एकदम बढ़िया तरीका से आ जाओ। ग्राम सभा कार्यकाल होता है भैया, ग्राम सभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
ये था भैया अंतिम प्रश्न। यहाँ तक आपके हो गए समाप्त, यानी आप अब आप कह सकते हो भैया संविधान पूरा समाप्त। भैया हम आपके संविधान को समाप्त कर दिया। जो बच्चे अभी भी कुछ नहीं पढ़ा, बच्चे अभी भी चाहता भैया, अभी भी आपके पास समय हमारे पास भैया बिहार के सबसे बड़े बैच को हम लोग ले चलते हैं एग्जाम मंत्र बैच पर। बच्चों हम लोग का बहुत स्पेशल होता है एग्जाम मंत्र बैच। एग्जाम मंत्र बैच में अभी भी तुम भैया जुड़ सकते हो, मंत्र बैच में अभी भी जुड़ सकते हो बच्चों, अभी भी जुड़ सकते हो। मात्र 149 रुपया में भैया पूरे सब चैप्टर का जितना भी भैया आपका विषय है सब विषय का आप कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीका से। भैया देखो आपके संविधान समाप्त हो गए भैया, आपका संविधान मैंने समाप्त कर दिया। सोचो सोचो क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा।